अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ मेहमान होते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। कुछ चीज़ें वो होती हैं जो हमें एंटरटेन करती हैं और कुछ चीज़ें वो होती हैं जो हमें सबक देकर जाती हैं। हमें कहते हैं इंसान बेहतरीन वो है जो कि किसी की बताई हुई बात से सबक हासिल करे। अब ये चीज़ नहीं है कि आपको किसी ने कहा कि मैंने जो है वो बिल्डिंग से तीसरे माले से बिल्डिंग के छलांग लगाई और मैं बच गया और थोड़ी बहुत इंजरी हुई और मैं बच गया। तो जरूरी नहीं कि आप छलांग लगाएंगे तो आप बच जाएंगे, हो सकता है कि आपका ऊपर का टिकट कट जाए। तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कहां पर इंसान की तरबियत है और कहां पर इंसान की तरबियत नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि जिंदगी में जब भी आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सीखने के अमल से गुजरते हैं, तो हमेशा उस पर्सनालिटी का इंतखाब करें जो कि एक मुकाम पर होते हुए भी ये दावा करती है कि मैं तो अभी भी सीखने के मराहिल में हूं। और मेरे साथ जो पर्सनालिटी आज मौजूद है माशाल्लाह डॉक्टर हैं। और सबसे पहली बात कि मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते थे। सवाल इसलिए पहले कर रहा हूं क्योंकि अच्छी बात दिल में जब भी आए उसको जुबान पर ले आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम भूल जाते हैं और फिर अच्छी बात रह जाती है। तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप जो हैं वो अगर डॉक्टर ना होते तो क्या होते, या मतलब हादसाती तौर पर डॉक्टर बने या दिल से बने। तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहली एक ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और जो मेरी तरबियत मेरे वालिद साहब ने की है। तो इस बात के बाद यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाता कि आज का शो जो है वो एंटरटेनमेंट भी होने वाला है, इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है और आपके लिए बहुत सारी कुंजियों को खोल के सामने रखेगा कि जिंदगी में आखिर ये जो डॉक्टर साहब हैं जो इस सीट पर मौजूद हैं, माशाल्लाह एक ट्रांसप्लांट क्लिनिक अपना या अपनी इंडस्ट्री रन कर रहे हैं। तो छोटी सी बात है इसके पीछे कि आपने सोचा और वो चीज़ अमल में आ गई। मंजूर हेयर ट्रांसप्लांट के शोबे, मतलब इनका जो इदारा है उसका नाम है, और हेयर ट्रांसप्लांट से आप वाबस्ता हैं। और साथ साथ मजीद बात है डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो डॉक्टर मंजूर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है डॉक्टर साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे शो पर आए। और सबसे पहले माजरत कि मैं लेट हो गया, तो आपसे मैं माजरत के साथ और माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी में डॉक्टर साहब मैं ये जरूर कहूंगा देखने वालों के लिए भी कि आप इतने लविंग एंड हम्बल हैं कि वाकई में आधा मर्ज तो आपसे बात करते हुए खत्म हो जाता होगा लोगों का। तो ये प्रैक्टिस किस तरह हुई? लेकिन सबसे पहले मैं इजाजत चाहूंगा कि जो मेरा फॉर्मेट है प्रोग्राम का मैं वहीं से स्टार्ट लूं, इजाजत है? जी सर ठीक है जी। सबसे पहले तो इन्होंने थोड़ी सी अपीयरेंस पे धोखा दिया। मैंने कहा सर आप पठान फैमिली से बिलोंग करते? कहते हैं मैं प्योर सिंधी हूँ। ताल्लुक बताइएगा कौन से जिले से है या कौन से शहर से आपका ताल्लुक? जीशान साहब, मेरा जो गांव है असल में जहाँ मेरी पैदाइश हुई है वो है अल्लाह वसायो उन्नड़। गांव का नाम वसायो है ना? ठीक जी, गांव का नाम है। और उसके साथ मुत्तसिल एक छोटा सा शहर है वो है खानवाहन। बड़ा इल्मी अदबी हवाले से उसका बड़ा एक मकाम है, बड़े अदबा शुअरा वहाँ से पैदा हुए हैं। और मेरी जो मैट्रिक है वो खानवान हाई स्कूल से। सही। जी जी मैट्रिक। तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछूंगा, आई एम कॉलिंग यू डॉक्टर, मुझे अच्छा नहीं लगा मैं आपका नाम लूं, तो डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर आपके लिए। माशाल्लाह आप जो हैं वो मेंबर हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी यूएसए के। माशाल्लाह आप ये कहते हैं कि ये बड़े बड़े नाम जब साथ होते हैं तो फिर हम आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि जो मिजाज होता है 9th मैट्रिक में वो आपके मिजाज से बहुत डिफरेंट होगा। चुलबुला सा भी मिजाज होता है, कुछ लोगों का गुस्से वाला भी होता है, कुछ लोगों का शरारती भी होता है। तो आप ये बताएं कि आप किस मिजाज के थे? गुस्से वाले थे, चुप हो जाते थे, वक्त का इंतजार करते थे कि मौका मिलेगा, किसी ने बुरा किया तो मैं चौका मारूंगा? नहीं, चौका मारने की बात नहीं, मैं रिएक्टिव था फौरी तौर पर। मतलब गुस्सा भड़ास निकाल देने वाला, दिल में रखने वाला नहीं था जो आज तक का इजहार करते हैं। हाँ हाँ, मतलब फौरी तौर पर मैं फट पड़ता हूँ। सही। दिल साफ रहता है। ठीक ठीक ठीक। मतलब वो जुबान पे बात आ गई, बात खत्म हो गई, मैं फिर याद भी नहीं रहता। जबरदस्त। लेकिन दरअसल एक चीज होती है कि कुछ लोग गुस्सा भी दिखाते हैं, लेकिन आपको फील हो गया कि अच्छा मेरी गलती थी, आपने कहा कि ये कब्जिशान यहां नहीं यहां रखो, मैंने यहां रख दिया, ठीक है जी। उसके बाद आपको गुस्सा आया कि नहीं मैंने इसको बोला इसको यहां रखता है। आपने, क्योंकि जब इंसान हाइपर होता है तो कुछ ज्यादा अल्फाज बोल देता है, ये तो हर एक कहते हैं ना गुस्सा इसीलिए हराम किया गया। तो आपको फील होता है कि नहीं यार यहाँ गलत था, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, तो आप सॉरी करते हैं या आप कहते हैं कि क्यों मैं क्यों सॉरी करता हूं? शिद्दत से फील होता है। और इसी जज्बे के बेहाफ मैंने अपना कैरियर, जो मैं जा रहा था सीएसएस करने, तो मैंने 3 पेपर में भी अपीयर हुआ था। अच्छा माशाल्लाह। तो हुआ ये कि हमारे हॉस्टल में जो एक चपरासी काम करता था,
تو ہمارے کپڑے جو دھوبی دور کالونی میں رہتا تھا وہاں جاتے تھے استری کے لیے, تو وہ اسماعیل بروہی نام تھا اس کا, وہ مطلب ٹائم پہ کہتے تھے اسماعیل میرے کپڑے لے آنا, صبح مجھے پیپر بھیجانا ہے. تو اب ہاسٹل میں 300-400 لڑکے رہ رہے ہیں, تو ہر آواز پہ اسماعیل اسماعیل اسماعیل, ایک اسماعیل کہاں کہاں پہنچے, کہاں کہاں کس کس کو اوبلائش کرے. اس کے ذہن سے میری بات نکل گئی, وہ بھول گیا. اب مجھے صبح پیپر دینے جانا ہے, میں تیار ہو کے واش روم سے ہو کے کہ میں, آپ کو ہاسٹل لائف کا اندازہ ہوگا کہ تولیہ باندھا ہوا ہے بس سمپلی, اور انتظار کے کپڑے آئے ہوں گے, اسماعیل نے لائے ہوں گے, تو میں بس پہن کے اور نکل رہا ہوں. تو آیا تو کپڑے تھے نہیں, میں ادھر ادھر پریشان. میں نے اسماعیل کو آواز دی, وہ سامنے پانی دے رہا تھا پودوں کو. تو میں نے کہا اسماعیل میرے کپڑے, تو کہہ رہے اللہ اکبر سر میں تو بھول گیا, میں ابھی لا رہا ہوں 5 منٹ. مجھے غصہ آ گیا. اچھا غصہ آ گیا, میں نے اس کو برا بھلا کہا, وہ تو چلا گیا سنی انسنی کر کے, لیکن میں جیسے آ کے کمرے میں بیٹھ گیا, میرے اپنے اندر لڑائی شروع ہو گئی صحیح کہ مجھے یہ رائٹ نہیں تھا کہ میں اس کو گالیاں دیتا. میں نے کیوں اس کو گالی دی. صحیح. پھر میں پورا 1 گھنٹہ لڑتا رہا خود سے, اور میں نے وہیں ڈیسائیڈ کیا کہ میں جس فیلڈ کی تیاری کر رہا ہوں CSS کی, اس میں تو میں اگر میری یہ کیفیت رہی تو میں تو ایک ناکام افسر رہوں گا. صحیح صحیح صحیح. میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. اللہ نے جو میرے لیے فیلڈ چنا ہے میڈیکل کا, وہ میرے لیے پرفیکٹ ہے. میں نے اسی دن کینسل کیا CSS کا, اور میں اپنی فیلڈ کو جو ہے نا ٹائم دیا, اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب میں کنٹینیو کروں گا اسماعیل کی بات پوری کروں. اسماعیل آیا, میں نے اس کے پاؤں چھوئے معافی مانگنے کے لیے. وہ پریشان ہو گیا, کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں آپ سر یہ تو میرا صبح شام کا کام ہے, لوگ تو گالیاں دیتے رہتے ہیں, ہمارا کام. میں نے کہا نہیں, یہ مجھے حق نہیں پہنچتا, سمجھیں, اور آپ نے میری زندگی کا رخ بدل دیا, اور میں زندگی بھر آپ کا نام نہیں بھولوں گا. اور آج اس بات کو 35 سال گزر چکے ہیں, میں اس اسماعیل کو آج بھی یاد رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں ایک ایسے ماحول سے بچ گیا جہاں پہنچ کے مجھے کرپٹ بھی ہونا تھا, رشوت خور بھی ہونا تھا, حرام کی کمائی بھی کھانی تھی, لوگوں کو تنگ بھی کرنا تھا, ذلیل بھی کرنا تھا. ورنہ آج کے معاشرے میں اس بیوروکریسی میں اگر ایسا بندہ کوئی جائے, اس طرح کے طریقے سے جائے تو کامیاب ہے, ادروائز ہمبل رہے گا, ایماندار رہے گا, تو وہ نہ خود کے لیے کچھ کر پائے گا نہ سوسائٹی کے لیے کچھ کر پائے گا. صحیح صحیح صحیح. تو آپ نے کیا نام بتایا بھائی کا؟ اسماعیل بروہی. اسماعیل بروہی. پتہ نہیں اسماعیل بھائی دیکھیں حیات ہے یا اللہ کو پیار ہے, جہاں بھی اللہ پاک ان کے لیے آسان. اگر آپ حیات ہیں اور آپ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور اگر آپ دنیا میں موجود نہیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آج کل, پہلے یہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ عمر ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, لیکن آج کل نہیں پتا, جوان بچے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے, اور اگر آپ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے, خوشی کے ساتھ, صحت اور تندرستی کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ہم تھوڑا سا, کیونکہ آپ نے گاؤں کا آپ نے بتایا کہ بیک گراؤنڈ آپ کا گاؤں کا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ گاؤں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ملا جلا رجحان کے, کچھ امیر ہوتے ہیں اور کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا یا متوسط طبقے سے تھا؟ نہیں سر, انتہائی غریب گھرانے سے. انتہائی غریب گھرانے سے. میں جب سمجھ بوجھ والا بچہ بنا, مطلب اس سینس میں آپ لے لیں کہ میں 7-8 سال کا, تو میں نے وہاں گاؤں میں پڑوس کی اور اپنے گھر کی بکریاں اور بھینسیں چرانا شروع کر دی. ساتھ اسکول بھی جاتا تھا. صحیح صحیح. مطلب میری معاشی پوزیشن یہ تھی. صحیح. لیکن میں یہاں سے ایک بات بھی کہوں گا کہ سر اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر کوئی چیز کہتے ہیں نا آڑے نہیں آتی. آپ نے اگر کچھ کرنا ہے, آپ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے برتن دھوئے, یہ کیا, وہ تو کھڑے ہو کے کام ہے نا, آپ نے صابن لگایا اور دھو دیا, لیکن بکریوں کو چرانا, ان کو لے کر جانا, پھر باحفاظت واپس لانا, یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو اور 7-8 سال کا تو بچہ وہ ہوتا ہے جو کہ گاؤں کے, اگر میں لائف کی بات کروں تو کنچے کھیلنا, پٹو گرم کھیلنا, وہ چیز کبھی کھیلا ویسے آپ نے؟ کھیل کود میں بڑا وہاں میں پاپولر تھا, اپنے پورے گاؤں میں بڑا مشہور تھا. کرکٹ میں تھے یا کسی اور گیم میں؟ نہیں سر, ہمارے ہاں جو دیہاتی جو کھیل ہوتے ہیں نا, وہ جس کو ہم کبڈی بولتے ہیں. کبڈی, بالکل. ہاں, کبڈی کھیلی بہت. ملاکڑا ہوتا ہے, ملاکڑا بہت کھیلا. ملاکڑا کس چیز کو بولتے ہیں؟ مل جسے ہم کشتی بولے. ٹھیک. ہاں وہ ہے. اچھا بلور جو ہوتے ہیں, بلور میں چیمپئن رہا. وہ جو کنچے. ہاں کنچے زبردست. ہاں اس پہ میں چیمپئن تھا ماشاءاللہ. ٹھیک. اور
छुपन छुपाई, इस तरह की जितनी भी होती थी स्पोर्ट्स गांव में करते थे। अच्छा, अब जाते हैं गांव का चक्कर लगता है? बिल्कुल जाते हैं। ठीक है, तो अब कभी बच्चों को देखते हैं तो वो, अगर आप किसी को किस्सा सुनाएं कि बच्चे जो, अब तो हम बड़े हो गए, तो बच्चे जब आप किसी को बोलते हैं कि मैं कंचे बहुत अच्छे खेलता था, तो आपको कोई कहता है कि आए जरा हमारे साथ खेल के बताए, कभी खेलते हैं अभी जाके? हाँ हाँ बिल्कुल खेलते हैं। मेरे अपने बच्चे खुद जब मुझसे मेरी हिस्ट्री पूछते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, उनको बताता हूँ। अच्छा, दूसरी जो मेरे रिलेटिव थे वहाँ गांव पे, वो भी मतलब अच्छी पोजीशन पे गए, आर्मी में चले गए। मेरे कजन है मेजर औरंगजेब, तो रिटायर भी हो गए। तो हमारा फिर बच्चों का आपस में रिश्ता भी हुआ। अच्छा, तो वो जब मेरी बेटी उनके घर में, अच्छा माशा, तो वो उन बच्चों को जब अपने बचपन की बातें बताते हैं तो मेरा जिक्र भी करते हैं। तो मुझे बेटी बता रही थी कि पापा, अंकल ज़ैब साहब ये कह रहे थे कि आपके पापा तो इनमें बड़े चैंपियन होते थे खेल में, किसी को भी कभी भी उसने जो ना मतलब किसी से भी मात नहीं खाई उसने। सही, जीतने नहीं दिया। हाँ। तो अच्छा, ये चीज, आपके वैसे बच्चे कितने हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह 7 हैं। 7 बच्चे हैं। तो आप बेटियों का तो देखें वही घरदारी वाली बात होती है, लेकिन बेटों में कोई है ऐसा कि या आगे बेटी के या बेटों के बच्चे कुछ हो कि जो इस गेम्स में बहुत ज्यादा आगे हो? सर एक बेटा है, 6 बेटियां हैं माशाल्लाह। तो गेम्स में है बेटा? सच इतना नहीं, ऐसे इतना नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो बेटी है उसके जो आगे से बच्चे हैं जो मेजर साहब के घर के, अभी शादी हुई है, अभी बच्चे अच्छा हुए तो अगर जो भी ये होता है तो आप किसी में देखते हैं कि, या कभी फील करते हैं कि बेटे के अंदर ये वो फुर्ती नहीं है जो मेरे अंदर बचपन में होती? सर वो ये पूरे जनरेशन को देखें, ये जनरेशन गैप है बड़ा बहुत। तो हमारे दौर की बात और थी, आज के दौर में वो बातें नहीं है। असल में एक बात मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब, आप भी बाप हैं, यहाँ पर बैठे, मेरी तो अभी शादी नहीं, तो ये मसला ये है कि आप वालिदैन ने खुद बिगाड़ा है बच्चों को। सॉरी टू से, क्यों? एक बच्चा पड़ोस में मोबाइल है, आपके घर की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप पर रख के जरूरी जारी से बातें किसी पर तो बात करनी है। आपके घर पे मोबाइल नहीं है, बच्चा लेकर आया, बाप माँ ने दिन रात मेहनत करके मोबाइल पैसे जमा के मोबाइल लेकर आए, बच्चे को सिखाना छोड़ दिया कि बेटा हमारी जितनी चादर है उतनी में ही खुश है और अल्लाह ताला उसी में बरकत देगा। पहले के माँ बाप, अगर आप आज इस मुकाम पर बैठे तो आपके अकेले नहीं, माँ बाप की भी मेहनत है। माँ बाप ने आपको बताया कि मंजूर साहब ये हमारी चादर है, इसमें हमने करना है, और आप लोगों ने हंसी खुशी टाइम भी गुजारा, अल्लाह ताला ने बरकत भी दी। आजकल थोड़ा सा फुकदान ये है कि माँ बाप भी ना चैलेंजेस में पड़ गए हैं। अगर आपका बेटा, आप अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर हैं, यूएसए के आप सर्जरी के आप मेंबर हैं, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं 5 स्टार वाला स्कूल, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मैं फीस अफोर्ड कर जाऊंगा, लेकिन मैं उस स्कूल की जो लवाजमात है वो पूरे नहीं कर पाऊंगा, तो बच्चा वैसे ही साथ से कमतरी में चला जाएगा। तो यहाँ माँ बाप को भी सोचना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी बिल्कुल सोचना चाहिए सर। बेसिक जो किरदार है ना वो तो फैमिली में माँ बाप का ही होता है कि बच्चों को किस ट्रैक पे लाना है, क्या तरबियत करनी है। ऐसे ही है। देखिए बाहर की दुनिया में, देखिए जापानीज में बच्चों में क्या होता है कि 10 साल तक तो वो न पेंसिल देखते हैं न कॉपी देखते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ही। उनको पहले 7 साल तक तो वो स्कूल भी नहीं देखते। 7 साल से लेके 10 साल तक 3 साल का जो टेन्योर होता है वो सिर्फ तरबियत का होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। 10 साल पूरे करते हैं, उसके बाद 11वें साल में उनका वो पहला क्लास शुरू होता है, उनको पेंसिल हाथ में दी जाती है। तो हमारे यहाँ घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है, दीनी माहौल है माशाअल्लाह। और मेरे बच्चे जब तक मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में नहीं आते, किसी को भी मोबाइल का न वो खुद फरमाइश करते हैं ना हम किसी को आज तक मोबाइल। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि स्ट्रिक्ट कौन है, आप या उनकी वालदा, मतलब आपकी जो मिसेज है, स्ट्रिक्ट कौन है दोनों में से? बनिस्बत मेरे वो थोड़ी ज्यादा है, वो सख्त है। वैसे बाबा जो, वैसे एक बात मैं बोलूं कि बेटे पे हो सकता है आप थोड़े बहुत सख्त हो जाएं, लेकिन बेटियां तो रानी होती है, बाबा की रानी। तो वो बेटियों पे तो बाप वैसे ही, वो कहते हैं वो गुस्सा भी दिखाते, तो बाप फिर बेटियों के साथ ही बिल्कुल। वो मेरे साथ अटैच भी बहुत ज्यादा है, बेटा भी अटैच बहुत ज्यादा है। लेकिन एक मरतबा ये हुआ था, बेटा था मैट्रिक में, तो वो दोस्तों के साथ बजाय क्लास में मेरी नजर पड़ गई, वो दोस्तों के साथ बाहर चाय पी रहे थे क्लास स्कूल के टाइम पे। सही। तो मुझे गुस्सा आ गया, जिंदगी में फर्स्ट टाइम। तो मैंने गाड़ी रोकी, उतरा, उसको पकड़ के मैंने चांटा मार दिया। तो उसके दोस्त भी थे, वो बड़े परेशान हो गए, एकदम खड़े खड़े चांटा मार दिया बेटे को। वो इतना साबरीन है और इतना माशाल्लाह हम्बल है, कोई रिएक्ट नहीं किया, खामोश हो गए बस। और मैं चला गया ऑफिस। लेकिन वो दिन और आज तक, वो दिन तो मैं पूरा दिन रोता रहा। मुझे इतनी तकलीफ हुई ذاتی طور پر کہ میں نے اتنا ریئیکٹ کیوں کیا.
اور آج تک بھی جب وہ بات مجھے یاد آتی تو میری آنکھیں آنسو سے فل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں آپ نے محنت کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دیا کہ بیٹا ریئیکٹ بھی کر سکتا تھا, اور اگر وہ ریئیکٹ کرتا تو پھر کہتے ہیں نا آپ کی تھوڑی سی عزت خراب ہو جاتی ہے کہ باپ کیا بولے. لیکن اللہ تعالیٰ وہی بات ریپیٹ کروں گا ذیشان صاحب کے, دیکھیں تربیت کا بڑا رول ہوتا ہے بہت زیادہ. آج بھی اب وہ 22-23 سال کی عمر کا ہے ماشاءاللہ, تو جب تھوڑا بہت گھر سے لیٹ آتے ہیں نا 11-12 بج جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم پریشان ہوتے ہیں. تو میں ایک دن ہائپر ہو گیا بہت فون پہ, میں نے ان کو کہا کہ کہاں, تو بتانے لگے آگے کہ میں دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں, ان کے گھر میں بیٹھے ہیں. بہت زیادہ ہائپر ہو گیا میں, ضرورت سے بھی زیادہ. تو وہ آگے سے مجھے کیا کہہ رہا ہے, میں تو اس کو ڈانٹ رہا ہوں نا فون پہ بھی, تو مجھے کہہ رہے پاپا یہ بات آپ آرام سے بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں غصہ تیز ہو گیا, ہنسی آ گیا؟ نہیں, میں خاموش ہو گیا ایک دم ٹھنڈا, جیسے پانی ڈال دیا کسی نے. ٹھیک. بالکل. تو مطلب اس کی جو نیچر ہے وہ بھی بہت ہمبل ہے, مجھ سے زیادہ ہمبل ہے. ماشاءاللہ. تو یہ والی بات ہے کیونکہ ماشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر کا سپہ سالار ہے وہ, اور پھر دونوں ایک جیسے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کمبینیشن اللہ تعالیٰ بہت اچھے بناتا ہے ماشاءاللہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, اب ہم پوچھتے ہیں کیونکہ ابھی ہم آپ کی وہ لائف ڈسکس کریں جس کو میں چاہتا ہوں کہ لوگ جانیں کہ ڈاکٹر منظور کی بیسکلی لائف کیا تھی, اور اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا. تو آپ نے کبھی بس میں سفر کیا بحالت مجبوری؟ فن میں تو سبھی سفر کر لیتے ہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیدل بھی سفر کیا کیونکہ پیسے نہیں ہیں, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کم ہے تو بس میں سفر کر لیا, کبھی ایسا کیا آپ نے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ میں 30-35-40 سال تک تو میں بس میں ہی سفر کیا ہے, رکشوں میں ہی سفر کیا ہے. ٹھیک. سمجھے نا. اور میں یہ بتاتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جب میں کراچی آیا تھا گریجویشن کے بعد, سراب روڈ اترا تھا, بس سے ہی اترا تھا. اس وقت میری جیب میں صرف 45 روپیز تھی. ٹھیک. اور وہ دن اور آج کا دن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ زندگی میں جب ٹرن اوورز آتے ہیں, مطلب آپ ماشاءاللہ گاڑی پر آئے ہیں اور خوبصورت گاڑی میں نے باہر دیکھی ہے آفس کے, تو اب جب بس کا سفر دیکھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, تو فخر اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہوتا ہے کہ اب بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا. تو کبھی وہ ٹائم یاد کر کے رونا آتا ہے؟ سر ہاں بالکل آتا ہے, بلکہ وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں کہ اللہ نے دیکھو مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا. ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور یہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ پاک نے مجھے عطا کی وہ یہ ہے سجدے کی, کہ ہر وقت, ہر لمحے, ہر خوشی کے وقت مجھے وہ سجدہ نصیب کرتا ہے, شکرانے کا سجدہ. ماشاءاللہ. گھر سے نکلتا ہوں, نماز تو الحمدللہ مجھے کوئی 25-30 سال سے میں کنٹینیو نماز پڑھتا ہوں, ماشاءاللہ. ایک بھی وقت میرا ضائع نہیں ہوتا کبھی بھی. ماشاءاللہ. لیکن اس سے ہٹ کے جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو ایک نفل پڑھ کے نکلتا ہوں شکرانے کا کہ اللہ نے نئی زندگی دی, نیا دن نصیب کیا. ماشاءاللہ. اور جب گھر پہنچتا ہوں, اب جا کے میں 11-12 بجے پہنچوں گا, بالکل ایسا ہی, تو میں پہلے وضو کر کے پھر نفل پڑھوں گا, پھر میں کھانا کھاؤں گا یا چائے پیوں گا. ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے, اور جب آپ ماننے کے بعد عطا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کرامات کرتا ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات بس میں سفر کرنے کی اور یہ کی کہ دیکھیں الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے, لیکن میں کبھی کبھی اپنی یاد کو تازہ کرنے میں اسی سوال پہ آ رہا تھا. ہاں, میں خود بخود گاڑی چھوڑ کے میں بس میں بیٹھ جاتا ہوں. زبردست. کبھی آٹو میں بیٹھ جاتا ہوں. صحیح. بالکل. تو مجھے کوئی اس طرح فیل نہیں ہوتا کہ میں گاڑی چھوڑ کے بس میں کیوں جا رہا ہوں. نہیں بھائی, میرا زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ اسی زندگی میں گزرا ہے. ماشاءاللہ. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ہم تھوڑی سی نا ماشاءاللہ کافی کچھ جان لیا آپ کے بارے میں. کہتے ہیں کہ زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے تو بھی وہی باتیں ہیں, لیکن آپ نے جو بات, مجھے بہت اچھی آپ کی بات لگی کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر, میں آپ کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتا, میں یہ جانتا ہوں کہ ڈاکٹر منظور جو کہ منظور ہیئر ٹرانسپلانٹ سے اونر ہیں منظور ہیئر ٹرانسپلانٹ کے, آج وہ میرے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے اور میں ان سے لاکھوں کی بات کر سکتا ہوں, لیکن آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سچ یہ بولا کہ میں بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, اور کہتے ہیں کہ شاید آپ کے چہرے پہ جو سیٹسفیکشن ہے نا وہ آپ کے سچ کی وجہ سے. آپ جھوٹ نہیں بولتے تو سچ ہے جو بھی بات کی, کیونکہ سچ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے,
झूठ में आपको चेंजेस होती, तरमीमें करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं था, अच्छा नहीं ऐसा था, अच्छा उसको मैं बोल झूठ था। को छुपाने के लिए 100 झूठ आप बोलते चले जाएंगे और कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, बिल आखिर पकड़े जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसी के साथ सब एक ब्रेक का वक्त और फिर वापस आएंगे। और आपसे मुझे अब जानना है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो आपने कब से शुरू किया और डिस्काउंट्स देते हैं या नहीं देते, और तीसरी बात है कि मेरे फिजी हेयर्स हो रहे हैं तो उसके लिए आप क्या आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ एक ब्रेक, कहीं नहीं जाना, देखते रहे प्रोग्राम मेरी कामयाबी। जनाब वेलकम बैक। और डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो हमने जान लिया, क्योंकि आज सवाल महदूद करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि जब डॉक्टर आते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उनसे रिलेटेड भी सवाल करें। तो सब आपकी लाइफ को हम दोबारा एक प्रोग्राम में आपसे पहले बुकिंग करवा रहा हूं कि आपने आना है मेरे प्रोग्राम पर इंशाल्लाह। अच्छा सब आजकल सबसे पहले तो ये बताएं कि मंजूर हेयर ट्रांसप्लांट रखने की क्या वजह थी कि आप जो हैं वो, मतलब अब कुछ लोग होते हैं ना कि घर वालों के नाम पे रखते हैं, बच्चों के नाम पे रखते हैं, तो एक तो आपने अपने नाम पे रखा, इसकी कोई खास वजह? सर बस मैंने कहा कि देखिए मैंने इतनी मेहनत की है, ज़िंदगी के 30, 40, 45 साल गुजर गए, तो अब इसके पीछे जितनी मेहनत है तो इसका मुझे सिला नज़र ये आया कि मैं कम से कम अपना एक नाम छोड़ जाऊँ। सही, ज़बरदस्त। तो इसी वजह से मैंने अपने नाम के साथ ही मंसूब किया। जबरदस्त। चलो सर मुझे ये बताइएगा कि ट्रांसप्लांट जो है वो गंजपन को दूर करने के लिए आपको एक पीस लगा दिया जाता है, एक तो वो सर्जिकल पीस लगाया जाता है ना सर्जरी से, वो नॉन सर्जिकल कहते हैं। नहीं आप पीस लगाया जाता है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप वो पैच को कवर करते हैं ना, जी जी, ट्रांसप्लांट यानी सर्जरी करते हैं, ठीक है जी। अब मैं आ गया गंजा बंदा, मैं गंजा हूँ, बहुत ज्यादा बाल ही नहीं है मेरे सर पे, मैंने आपका नाम सुना क्योंकि आप टीवी पर आ रहे हो, टीवी पर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लोगों को बिठाया जाता है जो कि वाकई में इनका बैकग्राउंड होता है। अब आपके पास में आता हूँ, मैं डॉक्टर साहब बहुत नाम सुना, आपने मुझे 100 रुपए फीस बता दी, मिसाल दे रहा हूँ आपको, अब मेरे पास तो सिर्फ इतने हैं कि वो आपका बजट पूरा करे, मतलब आपने जो कॉस्ट लगाई है उन चीजों पे, तो क्या आप डिस्काउंट्स देते हैं या आपके फिक्स वाले रेट है कि मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा? सर देखें, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मिजाज और स्ट्रेटजी होती है अपने बिजनेस के हवाले से, समझिए एक नाम बन जाता है लोगों का तो उसका नाजायज़ फ़ायदा लिया जाता है। ऐसा ही है, हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो इस सेंस के वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, बहुत बड़ा नाम है तो काम भी इतना ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हकीकत में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो ये अल्लाह का एहसान है मेरी ज़ात पे कि मैं ना तो अपने नाम को पेश कराता हूँ और ना अपने काम को, हमारा काम जो है ना दूसरे काम को खींच के लाता है। इसका मतलब कि मेरा रिजल्ट जहाँ जहाँ भी जाता है लोग उसके रिफंड से मेरे पास आते हैं। मतलब आप नहीं बोलते, आपका काम बोलता है। काम बोलता है, ये चीज बेसिक होती है, काम बोले। हाँ, बुनियादी चीज। ठीक है जी। अब आपके सवाल पे आते हैं। बिल्कुल। तो हर क्लास के लोग आते हैं, अफोर्डिंग भी हैं, नॉन अफोर्डिंग भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये आज के दौर की जरूरत है। यंगस्टर्स में खास तौर पर बड़ा सोशल इशू बन चुका है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। रिश्ते टूट रहे, रिश्ते नहीं हो रहे नौजवान लड़कों के। तो कई माएँ अपने बेटों को, एक माँ का मुझे किस्सा याद आ रहा है, आई कह रही है डॉक्टर साहब मुझे कभी भी नहीं कराना था क्योंकि सर का मसला है, मैं डरती बहुत हूँ लेकिन मजबूरी है। मैंने कहा क्या मजबूरी है? कहना तीसरी मरतबा किसी लड़की का रिश्ता देखने के उसने देख के रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं गंजे हैं, बड़े उम्र के, ये तो इसी वजह से डॉक्टर साहब के पास। तो हम ये यूँ समझे कि सदक़े का काम भी करें, ये सदक़े जारिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक मेरे जो चार्जेस हैं वो हैं तो हैं, जो मार्केट के हिसाब से इतने ज़्यादा नहीं हैं, मुनासिब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसी फैमिलीज से आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनको एडजस्ट कर लेता हूँ। कोई जबरदस्त, यही मुझे पूछना था, क्योंकि डॉक्टर मंजूर के पास जो भी जाते हैं, और एक बात मैं रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगा कि आप इनका चेहरा देख रहे हैं तो इनकी ब्रांच पर जाएं और इनसे जाकर मिलें, और अगर ये टाइम उस दिन नहीं दे पाते तो नेक्स्ट डे जाएं, ठीक है? ये मौजूद आपके लिए हैं। मतलब एक बात मैं बोलूंगा तो कि आप खिदमत खल के लिए बैठे ना, अपने लिए तो बैठे नहीं। सर ऐसे ही सर एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि ज्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर बिल फर्ज वो अपने चैम्बर में बैठा भी है, फारिग बैठा है, बाहर कोई क्लाइंट आया हुआ है, तो वो फालतू में उसको 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटा बिठा देंगे। ऐसे ही है, बस वो शो करने के लिए कि बहुत बिजी, मसरूफ, बहुत ज्यादा, जो अखबार देख रहे होंगे, किताब देख रहे होंगे, मोबाइल चेक कर रहे होंगे। लेकिन डॉक्टर मैं ऐसा नहीं करता,
फौरन आया। और दूसरी बात, मेरे पास फर्स्ट कम फर्स्ट वाला है, मैं टाइम अपॉइंटमेंट का भी सिलसिला नहीं रखा कभी भी कि ये फिक्स टाइम है, इस पे आना है, इस पे नहीं आना है, नहीं, जो जिस वक्त ही आए। मेरे ऑफिस में पहुंचा, रिपोर्ट किया, रिसेप्शन ने मुझे बताया, विद इन 1 or 2 मिनट मैं डायरेक्ट उसको रिसीव करता हूँ। जबरदस्त। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि आपने जिस तरीके से ये चीज पूछी बताई कि इस तरह वाकई में डॉक्टर्स बहुत करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि माशाल्लाह आपका नाम हो चुका है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, ठीक है जी। अब फिर वही वाली बात कि लोग नाम का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो आपने देखिए, आपने पेमेंट ली 100 रुपए ली, मैं फिर वही वाली बात पर रोकूंगा, आपने 100 रुपए ली तो मैंने आपको पेमेंट की, मैंने आपको असिस्टेंट को पेमेंट नहीं की, मैं आपके लिए आया, मैं आपके असिस्टेंट के लिए नहीं आया। तो जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा होता है तो आप वहां पर मौजूद रहते हैं या आप अपने असिस्टेंट्स को देकर चले जाते हैं कि ठीक है ये भी तो अच्छा काम कर रहे हैं? सर मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मेरा इंटायरली डिफरेंट काम है, इस सेंस कि मैं स्टार्ट से लेके एंड तक, जब तक क्लाइंट का काम खत्म हो जाए वो ऑफिस छोड़ के अपनी गाड़ी में बैठे, मैं बाद में निकलता हूँ। जबरदस्त ये चीज, क्योंकि और दूसरी बात बेसिकली ये एक टीम वर्क है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का, किसी अकेले डॉक्टर का काम नहीं है, ऐसे ही है। एक टीम वर्क होता है जिसमें असिस्टेंट्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं। जो मेरा काम है वो मुझे करना है, जो टेक्नीशियन का काम है वो टेक्नीशियन को करना है, लेकिन सारा काम होना मेरी सुपरविजन में। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। समटाइम ऐसा होता है कि देखिए आपका जो आपकी एक तजर्बा है, ठीक है ना, वो यही कहते हैं ना कि जो उस्ताद होता है वो बिगड़े हुए काम को भी सुधार देता है। तो वहां पर आप होंगे तो सुधारेंगे ना, जो अब आप मौजूद ही नहीं है तो फिर आप क्या, जैसे देखिए मौके का फायदा लेते हुए मैं एक बात की वजाहत कर दूं आम नाजरीन के लिए जिनको पता नहीं इस चीज का। कराची में ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 4 या 5 क्लिनिक ऐसे हैं जिस पर डॉक्टर है प्रॉपर, ठीक है, 30-35 और क्लिनिक हैं कराची में, इससे भी ज्यादा होंगे। हर गली में आजकल पता चल रहा है कि डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन वो सारे टेक्नीशियंस हैं जिसने किसी न किसी क्लिनिक से या किसी डॉक्टर से 2-4 महीने का काम सीखा है, आके अपना काम शुरू कर दिया है। और वो लो पैकेजेस पे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास कर लो, और वो जाली किसी डॉक्टर का नाम लगा देते हैं, बोर्ड उधर डॉक्टर का वजूद नहीं होता। लेकिन लोग देखें, ये सेहत का मामला है बड़ा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लोग कम पैसों की वजह से अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन फिर रोते रोते और आ जाते हैं किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश में कि डॉक्टर साहब हमने कम पैसों की वजह से चले तो गए, लेकिन ना रिजल्ट ना मिला, ना वो काम आया, तो बराए मेहरबानी हमारी रीडू करें दोबारा। तो मेरा ज़्यादातर जो वो एक स्लोगन है ना मेरे अपने फील्ड का, वो भी है कि आई डू मोस्टली, आई डू रीडू। तो ज्यादातर केसेस ऐसे भी आते हैं जो मुझे दोबारा करने पड़ते हैं, तकलीफ भी है, फिर पैसे का देखिए डबल चार्जेस हो गए ना, आपको 1.5 गुना देने पड़ते। तो वाकई में आप ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं। वैसे ट्रांसप्लांट की तो बात होगी, लेकिन अब जैसे मेरे बाल हैं, अब इसमें बहुत ज्यादा गिर भी रहे हैं बाल मेरे, और फिजीनेस बहुत आ गई है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर इसके 2-3 ऑप्शंस होते हैं। आप चेकअप के बाद बताया जा सकता है कि इसमें क्या। सब फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि बाल क्यों गिर रहे हैं वो देखा जाएगा, ठीक है, ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ वो कराए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट का प्लान आता है, तो उसमें PRP इंजेक्शन आजकल होते हैं, ठीक, तो आपकी अपने ब्लड से हम प्लेटलेट प्लाज्मा वो इंजेक्ट करते हैं, तो वो ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो बढ़ाता है बालों की जड़ों को मजबूत करता है, ठीक है, ठीक है। उसके साथ साथ आजकल तो मेडिकेटेड शैम्पूज हैं, स्प्रेज हैं, टैबलेट हैं वाइटामिन की, तो वो बाल आपकी जो है ना ग्रोथ भी बढ़ जाती है और फॉल भी रुक जाता है, ठीक है। अच्छा सर, इस पूरे प्रोसेस में जैसे मेरी हेयर फॉल हो रही है, या मुझे खुश्की है, या मेरे बाल रूखे हैं, मैं आपके पास आता हूँ, तो आप जो है एक बता सकते हैं कि इतना टाइम तो ज़िशान इसको लगेगा, मतलब उससे पहले मैं जादू की छड़ी मेरे पास मौजूद नहीं है? सर देखें, कम से कम 2 से 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब जब डॉक्टर मंजूर के पास आते हैं तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने आज मैं दवाई लेके आया, ओवरनाइट ही मैं तो बम फट जाएगा, काम सब हो जाएगा। तो ऐसे मरीज भी आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं तो सर, यही उम्मीद, एजुकेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझ जाते हैं लोग। जी जी। अच्छा, एक सवाल आपसे होता होगा कि आपके माशाल्लाह बाल अभी तक इतने अच्छे हैं, मतलब आजकल तो 9वीं-10वीं के बच्चों के गिर जाते हैं, तो इसी वजह से क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, हर दूसरा तीसरा क्लाइंट मुझसे यही कहता है कि डॉक्टर साहब काश आपके जैसे बाल हो। बाल हम बिल्कुल, मैं भी। तो आपका मतलब नेचुरल है ना ये? तो नेचुरल, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे यहाँ ये फैमिली टेंडेंसी नहीं है, ना फादर की तरफ से ना मदर की तरफ। ठीक ठीक जी जी। अच्छा, आप खुद ट्रीटमेंट्स करते हैं अपनी? जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते? कुछ भी नहीं। अच्छा, आप आजकल काफी मैंने डॉक्टर्स को देखा है जो कि नए नए पढ़कर आ रहे हैं, एक थ्योरी चली कि नरिशमेंट आपके बालों को जो है वो बेहतरीन होता है कि खालिस तेल लगाएं। आप इसको एग्री करते हैं या नहीं करते?
बिल्कुल भी नहीं सर, तेल का कोई मेजर रोल नहीं है बालों की हेल्थ के हवाले से। ठीक है, माशाल्लाह इसके नरम मुलायम रखना, साफ सुथरा रखना। ठीक ठीक, मतलब वो जो वो कड़क कड़क से हो जाता है नॉर्मल रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। सर्टेन लेवल पे एक वाइटामिन का रोल हो सकता है, क्योंकि उसमें वाइटामिन तो होते हैं ना। ठीक है। मुख्तलिफ सीड्स का जो ऑयल होता है उसके साथ वाइटामिन भी होते हैं। ठीक है। तो वो एक रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन कोई मेजर रोल नहीं है ऑयल का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुझे रेमेडी बताएं जो कि मैं आपसे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अक्सर लड़कियां लड़के आजकल वो हेयर स्ट्रेटनर करते हैं, वो आयरन करते हैं बालों को, तो अब जो रोज रेगुलर करें, क्योंकि आप डॉक्टर्स भी रेकमेंड नहीं करते कि रोज आयरन नहीं करो, रोज इवन ब्लो ड्राई भी मत करो। जी, तो अगर जो लोग कर रहे हैं, जिनका शौक है, बच्चों को नए नए थोड़े से जवानी चढ़ते हैं, तो मुझे ये बताएं कि उनके लिए वो क्या ऐसी रेमेडी यूज कर सकते हैं घर में, या क्या ऐसी मेडिसिन यूज करें जिससे उनके बालों के अंदर वो एक जो फ्लैटपन आ जाता है या खुरदरापन आ जाता है वो दूर हो जाए। सर पहली बात तो इस तरफ जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल करना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इन केस ऑफ मजबूरी अगर वो करते भी हैं तो उनको एक तो फिश जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए हफ्ते में 2-3 मरतबा। ठीक है, उसके साथ साथ मसूर की दाल इस्तेमाल करनी चाहिए हफ्ते में 2 से 3 मरतबा। और सब्जी में पत्ते वाली सब्जियां जितनी भी हैं, स्पिनच वगैरह हो गई। हाँ बिल्कुल, बड़ा सपोर्ट करती हैं वो। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। अच्छा आपके पास अच्छा कुछ लोग होते हैं सब कि वो आते हैं, वो मतलब आजकल एक बड़ा मुहावरा मशहूर है, पापा के परे भी जो होते हैं आजकल, तो वो नहीं खा सकते गोलियां, तो वो आकर आपको कहते हैं कि आप मुझे मेडिसिन जो है वो एप्लीकेबल दे दें, यानी मास्क दे दें, तो आप खाने की जगह उनको ऐसा भी कुछ कहते हैं या नहीं? आपको डोजेज बिल्कुल है, स्प्रेज हैं, सीरम्स हैं, ठीक है, जो लोकल एप्लीकेबल हैं, और इंजेक्शन जो मैंने बताया पीआरपी वगैरह, तो इस तरह की भी है मेडिसिन। वैसे पीआरपी का मैंने सुना है कि बड़े दर्द होता है उसके बाद, ये बात मुझे क्लियर करें, क्योंकि मैं हिम्मत बांधता हूँ कि मैं हिम्मत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो जो लोग जो इस खौफ के बारे नहीं कराते, तो उनका इलाज ये है कि हम उनको पहले लोकल क्रीम लगाते थे, एनेस्थेटिक जो एनेस्थीसिया वाला होता है, लोकली नम करने वाला, बिल्कुल 10-15 मिनट पहले लगा देते हैं, उसके बाद इंजेक्शन करते हैं, तो उसको पता भी नहीं चलता। नहीं, उसके बाद फिर पेन नहीं होता? नहीं नथिंग। अच्छा, कुछ भी नहीं है। मुझे क्योंकि एक बंदे ने बताया, प्रोसीजर है सर। मैं आपसे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, ऑथेंटिक डॉक्टर हैं, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का खास करम है आप पे, तो बंदा ट्रस्ट करके फिर पूछता है आपसे। तो मुझे एक बंदे ने कहा कि ज़ीशान तुम करवाओगे, उसके बाद ये होता है कि वो तो क्रीम लगा देते हैं, लेकिन जब वो सुन खत्म होता है मेरे दोस्त, 4 दिन तक बंदा बेड से नहीं उठ सकता। मैं कहा भाई ऑफिस देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी परसेप्शन होती है। ठीक है, अब एक छोटी बच्ची 14 ईयर्स की थी, उसका एक पेज था, बर्न केस था, उसको मैंने ट्रांसप्लांट किया। जब हम उसको लोकल दे रहे थे, डायरेक्ट दिया, तो वो बच्ची हंस रही थी, उसको तो फील नहीं होने दिया कि उसको इंजेक्शन लग रहा है या उसका प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, जबकि एक 40-45 साल का बंदा था, वो चीखे मार मार के बड़े बड़े आंसुओं के साथ रो रहा था टेबल पे। ठीक 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 ठीक, तो ये हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन होती है ना। सही, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, वेरी करता है। वैसे पेन लेस प्रोसीजर है, कोई दर्द तकलीफ नहीं है। और अगर कोई ऐसा नाजुक इंसान, फीमेल या मेल आते हैं, तो उनको एक दिन में दर्द खत्म हो जाता है, या पेन किलर्स देते हैं आप साथ? पेन किलर देते हैं, लेकिन मोस्टली लोग पेन किलर लेते ही नहीं, कहते सर पोस्ट आप तो पेन है ही नहीं, तो क्यों लें। ठीक ठीक, पोस्ट पेन कोई नहीं है। ठीक है जी, तो जनाब आप भी करवा सकते हैं। और जैसे मैंने ये सुना है कि जितना पीआरपी फेस की भी हो रही है, लेकिन बालों पे बहुत ज्यादा इसके एक्सीलेंट रिजल्ट है, तो ये बात सही है? बिल्कुल, मतलब वैसे बेसिकली जनरेट ये बालों के लिए हुआ था, अब वो उसको एडवांस करके फेस पे भी ले गए हैं, वाइटनिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो अच्छा एक चीज, मिनिमम कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं हेयर पीआरपी के लिए? मिनिमम 4 होते हैं, 6 तक कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, उसके बाद होता है मेंटेनेंस डोज, हर तीसरे चौथे महीने आप कराते रहें, साल में मतलब 2-3 मरतबा बाद में कराते रहें, तो आप मेंटेनेंस रहेगी, बालों की ग्रोथ अच्छी रहेगी। अच्छा जैसे मेरा इसके, अच्छा एक चीज है कि जैसे आप मेरा सर है, इसके मुताबिक आप इसको सिर्फ कहते हैं कि इतने इंजेक्ट होते हैं, या हर एक पर एक ही प्रोसीजर? नहीं, प्रोसीजर तो सेम होता है मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब 4 कम से कम जब स्टार्ट में, हर तीसरे हफ्ते के बाद हम जो है ना दूसरा इंजेक्शन लगाते हैं, तो 4 तो कंटिन्यू होगी मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम अगर कंटिन्यू जाए तो 6 तक कर सकते हैं, उसके बाद हर 3 महीने के बाद। ठीक है, और एक सर पे एक इंजेक्शन लगता है? मतलब पहला जो बूस्टर डोज देते हैं हम, वो 20 सीसी ब्लड का होता है। ठीक है, जिसमें से 14 से 15 सीसी तक आता है प्लाज्मा आता है, तो वो इंजेक्ट किया जाता है, वो इंसुलिन सिरिंज से दिया जाता है, तो मतलब 14 से 15 सीसी के इंजेक्शन जो है ना वो लगते हैं। ठीक ठीक ठीक, हाँ वो बड़ी वाली सिरिंज तो बहुत ज्यादा नहीं, इंसुलिन सिरिंज यूज, वो जो शुगर वाले यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा सब एक चीज और बताइएगा कि आपने जब इस फील्ड को चूज कर लिया, ठीक है, और क्योंकि आप सीएसएस के लिए गए थे,
تو لیگ پولنگ ہوئی تھی کہ جس دن اب یہ ڈاکٹر بن گیا تو دیکھا جائے گا, یہ سب نے ایگری کیا تھا کہ نہیں منظور زیادہ بہتر ہے کہ منظور صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر بنے؟ فیملی میں زیادہ تر تھا سب کو ڈاکٹر بن جائے تو. اچھا, فیملی سپورٹیو تھی کہ آپ ڈاکٹر ہی بنے؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ جب اب آپ کے اساتذہ وغیرہ یہ کوئی ایسے فیلوز آپ کو ملتے ہیں تو گریٹ کرتے ہیں کہ ہم کہاں, آپ تو ماشاءاللہ اتنے آگے نکل گئے؟ سر بہت سے میرے میٹرک فیلوز جتنے بھی ہیں وہ ملتے ہیں تو زیادہ تر ان کا ہی, کیونکہ ہماری بیچ میں صرف میں اور ایک میرے دوست ہیں جو ڈاکٹر بنے تھے. ڈاکٹر نذیر حسین لانگا وہ ڈاکٹر ہیں سول ہاسپٹل میں, ابھی سینئر ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میٹرک فیلو ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں ہاں, اور میں اس فیلڈ میں آ گیا تو الحمدللہ مطلب پوری بیچ میں ہم 2 آدمی تھے جو باہر نکلے تھے, اور ایک آدھا کوئی تھا دوست نثار تھے جو انجینئر بنا. بس باقی لوکل کوئی ٹیچر بنا, کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا, کوئی وہاں گاؤں گوٹ میں ہی رہ گیا اور وہاں وہ زمینداری کا اور وہ کسان والا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا جی, اب جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے, ان کی کیا میسیجز ہوں گے, اور کیا آپ ایک چیز فیل کرتے ہیں آج کی جنریشن میں کہ بیٹا یہ چیز ختم کر دو تو ترقی تمہارے قدم چومے گی؟ سر دیکھیں, دوسرے کے لیے اچھا سوچیں, زبردست, تو راستہ خود بخود ہموار ہوتا چلا جائے گا. صحیح. اگر آپ صرف خود پرست ہو جائیں گے اور اپنی ذات کے لیے سوچیں گے تو آپ کے راستے بند ہو جائیں گے. زبردست زبردست زبردست. جو صاحب ایک سوال, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے کافی انٹرویوز کیے الحمدللہ, لیکن بہت اچھا لگا آپ سے یہ بات کر کے کہ کہتے ہیں نا دل میں ایک انسان گھر کر جاتا ہے, جو تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جب ہم محفل میں بیٹھتے ہیں وہاں پر اگر آپ یہ بولیں کہ میں ایک بہت مڈل کلاس فیملی سے تھا لیکن آج آپ خود ایک برانڈ ہے ماشاءاللہ, تو وہاں پر بھی اوپنلی آپ بولتے ہیں کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا, یا وہاں پر چپ ہو جاتے ہیں؟ سر میں ہر جگہ بتاتا ہوں, سب جگہ بتاتا ہوں, اعلان بتاتا ہوں کہ میرا ماضی یہ تھا ماشاءاللہ, اور میں کس حال سے گزرا اور آج میں کہاں بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ اللہ کی ذات کا احسان ہے مجھ پہ, اور میرے والدین کی دعائیں تھیں, خصوصاً میری والدہ کی دعائیں, سمجھے. تو بس میں ہمیشہ آپ سے بھی یہ التماس ہے کہ میرے والدین کے لیے دعا کیجیے گا. اب وہ میرے پاس نہیں ہے, اللہ کے پاس ہیں, لیکن اس امید اور دعا کے ساتھ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے انشاءاللہ. ضرور ضرور, کیونکہ جب اتنا پیار کرنے والا بیٹا, کہتے ہیں کہ دنیا میں جب آپ اپنے پیچھے اچھی اولاد چھوڑ جاتے ہیں وہ آپ کے لیے ہدیہ کرتی رہتی ہے, اور ان کو ہدیے کی ضرورت ہے. آپ بڑے بڑے کہتے ہیں نا کہ دسترخوان اچھی چیز ہے, لیکن آپ نے بیسیکلی ان کو کیا تحفہ دیا؟ کھانا تو گئے دیا آپ نے ان کے نام پہ, لیکن آپ نے جب قرآن ایک استغفار کی تسبیح آپ نے پڑھ کے دے دی, کتنا ثواب ہے اس کا بھی. بالکل. تو بس یہی چیز ہے. حدیث مبارک سر دیکھیے, آپ کے ماں باپ جب چلے جاتے ہیں دنیا سے تو وہ حکم ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا میں ان کا نام لے کر ان کی مغفرت مانگی اللہ میاں سے. سبحان اللہ. تو میرے والد کو تو اس دنیا کو چھوڑے ہوئے تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں. 2003 میں ان کی رحلت ہوئی, اور میری والدہ کی ابھی ہوئی ہے 2021-20 میں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو وہ 2003 سے لے کے آج تک, اور میری والدہ 2020 میں, تو دونوں کا نام لے کر ہر نماز کے بعد ان کی مغفرت. اور میرے مجھ سے 2 بڑے بھائی تھے, عبد القادر اور فضل قادر, ایک کی 2002 میں رحلت ہوئی اور دوسرے کی 2010 میں. تو فیملی میں سے ان سب کا نام لے کر 5 وقت میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میرے جتنے بھی قریبی دوست تھے اس زندگی میں جو مجھ سے پہلے چلے گئے, کسی کو 20 سال ہو گئے, کسی کو 10 سال ہو گئے, کسی کو 7 سال ہو گئے, ان کے بھی نام لیتا ہوں مستقل. ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ جب آپ دعا کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, تو فرشتہ موتیوں کی صورت میں ان کو جا کر ان کا تحفہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر بیٹے کو, ہر دوست کو, ہر بھائی کو آپ جیسا کرے, آمین. اسی کے ساتھ جاتے جاتے میں اپنی جنریشن کے لیے ایک پیغام آپ سے لینا چاہوں گا کہ آپ کیا کہیں گے, کیمرہ آپ کے سامنے, کیا کہیں گے؟ میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ آپ جہاں بھی جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں صرف اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کریں, ملک کے حالات سدھر جائیں گے. ماشاءاللہ. فیملی کے کیا میسج ہے؟ فیملی کے خصوصاً بچوں کے لیے کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے, اسکول جا رہے تھے, اپنی اسکول والا کام اپنی دیانتداری سے, ایمانداری سے, چونکہ آپ کا یہ صرف یہی کام ہے. اور میری وائف کو میسج یہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت پہ دھیان دیں, پہلے سے دے رہی ہیں
لیکن آئندہ آنے والے مشکل وقت میں بھی وہ آپ کی تربیت ان کے کام آئے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھابھی ویسے غصہ کرتی ہیں کسی مطلب آپ کی عادت سے، جیسے غصے میں بہت زیادہ آتے ہیں تو وہ آپ کو کام ڈاؤن کرتی ہے، آپ کہتی ہیں کہ اب تو عادت ہو گئی ہے مجھے؟ نہیں سر، کچھ ریئیکٹ نہیں کرتی. ہاں میں کبھی کبھار غصہ ہو جاتا ہوں، میں ریئیکٹ کرتا ہوں، لیکن وہ آگے سے خاموش ہوتی ہیں، مسکرا دیتی ہیں. بہترین ساتھی وہی ہوتا ہے کہ جو ایک غصے میں تو دوسرا چپ ہو جائے، تو زندگی بڑی ہموار گزرتی ہے. اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی چیز بری نہ لگی ہو ابھی تک کے سوالوں میں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی. اور کہتے ہیں کہ جب آپ کا پروڈکٹیو کوئی شو ہوتا ہے نا، کہ جیسا آپ کو سیکھنے کے لیے کچھ ملتا ہے، جیسے آپ سے سیکھنے کو ملا کہ ہمت نہ ہارو تو اللہ تعالیٰ منزل آسان کرتا ہے، اور پھر نماز کو ساتھ رکھو اور ماشاءاللہ سچ بولو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. بالکل ساتھ میں آپ کی اجازت سے بس ایک ویورز کے لیے میسج کہ دیکھیں اس دنیا میں ہماری سوسائٹی میں ہر کلاس کے لوگ ہیں. خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے کہ ان کی چھوٹی عمر میں بال چلے گئے، ینگ ایج میں بال چلے گئے، لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں حاضر ہوں، میں جتنا کر سکتا ہوں صرف اپنے خرچے کے پیسے لوں گا، آپ کا کام کر دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کی نیت کیا ہے. اگر میں کسی کی سپورٹ میں کام کرتا ہوں، کسی کی مدد کرتا ہوں، کم پیسوں میں کام کر دیتا ہوں، تو اللہ کی طرف سے اسی وقت، اسی دن یا دوسرے دن بڑے بجٹ والا پیشنٹ بھی آ جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب آپ پہ اللہ پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرتا. بالکل. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اور جناب میں بھی چاہوں گا اسی دعا کے ساتھ اجازت کے جہاں رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بکھیرتے رہیے انشاءاللہ. دیا انصاف سے ساتھ تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. صرف جاتے جاتے ایک بات جو ڈاکٹر منظور صاحب نے کہی، میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ صرف اپنے اللہ پر اعتماد کریں، کیونکہ خدا کی وہ ذات واحد ہے جو کہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی، اور اگر آپ گر جاتے تو صرف تھامتی بھی وہی ہے تاکہ آپ دوبارہ اسی سٹیج پر آئیں جہاں پر آپ پہلے موجود تھے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.